हेलो फ्रेंड्स, किसी कारणवश जो पिछला वीडियो है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, जिसमें मैं ये डिस्कस करने जा रहा था। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरलाइज्ड केस, मतलब अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन ना लो, कहने का मतलब दो डायमेंशन में एक डायमेंशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना लो, कोई अदर टू डायमेंशंस ले लो इन जनरलाइज्ड केस। जैसे मान लो कि एक वेक्टर मैंने ओ ए वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर ओ बी वेक्टर लिया, दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं है, ये आपको दिख रहा है, और ये तीसरा कोई वेक्टर है ओ पी जो कि इसी के प्लेन में है, ओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में है, उसको हमको रिजॉल्व करना है। किसके किसके अलोंग? तो एक ए वेक्टर के अलोंग, एक बी वेक्टर के अलोंग, दोनों के अलोंग रिजॉल्व करना है, या फिर ये कह सकते हो कि कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ओ पी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है कोप्लानर वेक्टर ले लिया। कोप्लानर तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ही प्लेन में। चलिए आइए, तो ये हो गया कोप्लानर। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ओ एम वेक्टर और ओ ए वेक्टर जो है कोलिनियर है, तो कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। क्या था कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट? कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो आप दोनों में से किसी एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो मल्टीप्लाइड विद सम स्केलर, जो मैंने यहाँ किया है। तो हमने क्या किया कि इस ओ एम वेक्टर को ओ ए के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए मल्टीप्लाइड विद सम स्केलर, जहाँ एक्स को स्केलर है। लाइकवाइज ओ एन वेक्टर और ओ बी वेक्टर आपका क्या है, फिर वही कोलिनियर है, तो फिर उसी तरह से आप ओ एन वेक्टर को ओ बी वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू वाई ओ बी वेक्टर, जहाँ वाई क्या है, स्केलर है। चलिए आइए अब बताइए, ये ओ एन वेक्टर और एम पी वेक्टर, एम पी जब हम ट्रेस किए थे तो हम ओ एन के पैरेलल ट्रेस किए थे, और सिर्फ पैरेलल ही नहीं है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, तो पैरेलल तो है ही, साथ में इक्वल लेंथ का भी है। तो वही चीज लिखे हैं कि सिंस ओ एन parallel to MP and ON is equal to MP, that's why we can write ON vector is equal to MP vector। and what is MP vector? तो ON बराबर हो गया YB वेक्टर, इसलिए MP वेक्टर को लिखेंगे YOB वेक्टर। चलिए आइए, अब एक ट्रायंगल दिख रहा होगा OMP, और इस ट्रायंगल में दो साइड्स का जो डायरेक्शन है वो टेकन इन सेम सेंस, तो इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल हो जाएगा, टेकन इन अपोजिट सेंस, मतलब ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हियर वी कैन यूज द ट्रायंगल रूल वेक्टर एडिशन एंड वी कैन राइट ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओएम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर। सो यू कैन सी हियर इन a triangle OMP apply triangle rule of vector addition and OP vector becomes OM plus MP. OM stands for XOA vector plus and YM is equal to MP vector is equal to YOB vector. OA vector is equal to A vector and OB vector is equal to B vector. That's why we can write OP vector is equal to XA vector plus YB vector. So this is the resolutions of a vector OP along A vector and B vector. और यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि OP A वेक्टर B वेक्टर कोप्लानर है, तो यहाँ क्या किए, इस OP वेक्टर को हम A वेक्टर P वेक्टर के टर्म में लिख दिए। ये जो लिखने का तरीका है A वेक्टर और B वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके सम करने का, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? तो अगर तीन वेक्टर आपका कोप्लानर है तो तीन वेक्टर को कोप्लानर दिखाने का ये एक मेथड भी है आपका। क्या मेथड है जी? कि अगर तीनों में से किसी भी एक वेक्टर को आप दो वेक्टर के एलसी मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखा देते हैं, मींस आप ये शो कर देते हैं कि तीनों वेक्टर आपका क्या है, कोप्लानर है। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू शो द थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लानर। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से लिख देता हूं। आई होप कि ये जो है जनरलाइज्ड केस ऑफ रिजोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। पार्टिकुलर तो आप जान ही रहे हैं, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस की तरफ। तो देखो यहां पे दोस्तों, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर are coplanar, then we can express any one of the वेक्टर, तीनों में से कोई भी एक वेक्टर को, ठीक है क्या, तो एज linear
combination of the other two vectors। ठीक है, ये आपका तरीका है। जैसे यहाँ पे हम क्या किए कि कोई भी मतलब यहाँ सी वेक्टर को हम कैसे दिखाया, तो ये हो जाएगा एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। अगर तीन वेक्टर को प्लानर है तो तीनों में से किसी भी एक वेक्टर को आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स के टर्म में दिखा सकते हैं। यहाँ हम मेंशन करेंगे व्हेयर एक्स एंड वाई आर एनी स्केलर्स। ठीक है, यहाँ एक वर्ड आया लीनियर कॉम्बिनेशन, ये क्या होता है जी, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, आगे चल के पढ़ाएंगे इसको हम कॉम्बिनेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग एलसी भी पढ़ते हैं। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो यहाँ देखो क्या है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर मान लो, एनी टू वेक्टर्स। ठीक है, एंड एक्स कॉमा वाई आर एनी स्केलर्स, then the vector कौन सा वेक्टर, तो एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर इज कॉल्ड, ये कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। यही है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन कोई नया चीज़ नहीं है। उसके लिए करते क्या है कि अगर दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है तो आप दो को स्केलर चूज कर लीजिए और दोनों वेक्टर को दोनों स्केलर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन कर दीजिए, आपको जो भी एक वेक्टर मिलेगा दैट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। एंड फाइनली क्या डिसाइड हुआ कि अगर तीन वेक्टर को कोप्लानर शो करना है तो तीनों में से किसी भी एक वेक्टर को, जरूरी नहीं किसी को, आप ए को भी दिखा सकते थे, आप बी को भी दिखा सकते थे, तीनों में से किसी भी एक वेक्टर को दो वेक्टर्स जो रिमेनिंग दो वेक्टर्स है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में अगर आप शो कर देते हैं, मीन्स आप ये शो कर दिए कि तीन वेक्टर का क्या है, कोप्लानर वेक्टर। तो ये कोप्लानरिटी शो करने का एक मेथड है और जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आएंगे रिजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन, या फिर ये कहेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, ये एक फिगर आपको दिख रहा है जो कि आपको 3 डायमेंशनल फिगर है। एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और हेडिंग बना हुआ है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो हमने एक वेक्टर यहाँ पे हम लोगों को एक वेक्टर कंसिडर करना है। सपोज दैट ये पॉइंट P मान लो जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। इससे पता चल गया कि ये जो पॉइंट है P ये आपका स्पेस में है, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर में है। ठीक है, इसका हमको क्या करना है कि OP वेक्टर को रिजॉल्व करना है। इस OP वेक्टर को किसके टर्म में रिजॉल्व करना है, तो एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको वर्कआउट करना, मतलब ज्योमेट्री का तो आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा। आप क्या करते हैं, सीधे P से P का प्रोजेक्शन ले लीजिए। ठीक है, कहाँ पे प्रोजेक्शन फॉल कराएगा, तो प्रोजेक्शन फॉल कराना है कहाँ पे, सीधे XY प्लेन में। अब बताओ, ये मान लो XY प्लेन है, ये x ये इधर हो गया आपका, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, और मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। यहाँ से अगर हम सीधे परपेंडिकुलर फॉल कराएं कहाँ पर, XY प्लेन में, तो ये वाला जो पॉइंट है ये XY में आ जाएगा। तो याद कीजिए जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो आपका Z का लेंथ रहा होगा। तो जब XY प्लेन में आ जाएंगे तो Z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी 3 डायमेंशनल पॉइंट का अगर आप XY प्लेन में प्रोजेक्शन लेते हैं तो X और Y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्योंकि जो आप मूव कर रहे थे वो अलोंग Z एक्सिस मूव कर रहे थे। तो जिस एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे सिर्फ वही कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, बाकी x और y के अलोंग कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। तो x और y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका एज इट इज रहेगा। तो मान लो कि P डैश आपका प्रोजेक्शन है और कि ये प्रोजेक्शन किसका था, P का था, इसलिए P का प्रोजेक्शन P डैश ऑन XY प्लेन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा XY, और क्योंकि XY प्लेन में आ गया इसलिए यहाँ पर जो आपका
जेड का कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ऑब्वियसली ये जेड हो जाएगा, ऐसा ज्योमेट्री कहता है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म, हमको पता है अगर ये x, y है तो इसका हम लोग पता है ये कौन सा वेक्टर होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेते हैं जो कि y एक्सिस पर मिलाते हैं। आपको देखने में नहीं लग रहा है कि ये 90 डिग्री है, लेकिन आपको बता दें ये 90 डिग्री है। उसी तरह से यहाँ से आप क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल जाएंगे और x एक्सिस को मिलाएंगे। आपको देखने में नहीं लग रहा है कि ये 90 डिग्री है, बट ये आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं कि कोई पॉइंट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर फॉल कराते हैं। किस पे, x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर फॉल हुआ है, दिखने में नहीं लगेगा क्योंकि आप 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो अल्टर लगेगा ही आपको। चलिए, तो उस केस में ये जो है आपका कितना हो जाएगा। चलिए, ये अब यहाँ पे इसको मान लो ये हो गया m और ये मान लो हो गया आपका n, ठीक है। चलिए, ये डिस्टेंस क्योंकि आप y एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर फॉल करा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x, और ये x एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर फॉल करा है तो ये हो जाएगा y, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं क्या, और ये एक एरो का साइन लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर से स्पष्ट है कि OM जो है ये NP डैश के बराबर है, NP डैश के बराबर है, और NP डैश कितना है तो y। उसी तरह से ON जो है आपका किसके बराबर हो गया, तो ON जो है आपका MP डैश के बराबर हो गया, तो हो गया MP डैश के बराबर, और MP डैश कितना है जी x, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, आइए अब ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम, हालांकि ये आपका रेक्टेंगल होगा और एवरी रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इन पैरेललोग्राम कौन सा, तो ये मान लो O है तो ये लिखेंगे ON P डैश M। बोलो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप यहाँ लगा सकते हैं OP डैश वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ON वेक्टर प्लस ये हो जाएगा OM वेक्टर। ON वेक्टर कितना है, तो ON का कितना लेंथ है, तो MP डैश, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x, तो ये हो जाएगा x, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस OM वेक्टर जो है y एक्सिस के अलॉन्ग है और OM का लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, NP डैश के बराबर, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा आपका j कैप। तो OP डैश हमको पता हो गया, ठीक है। और हम P डैश से Z के अलॉन्ग का जो लेंथ है वो आपका क्या है, Z है, और ये जो है ये किसके अलॉन्ग है, OZ के अलॉन्ग है, मतलब Z एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो Z एक्सिस का यूनिट वेक्टर और P डैश का यूनिट वेक्टर आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस OZ पैरेलल टू PP डैश, देयरफॉर यूनिट वेक्टर along PP डैश इज इक्वल टू क्या होगा, Z कैप हो जाएगा, है ना, होता है Z कैप। तो देयरफॉर सॉरी K कैप IJK K कैप। तो देयरफॉर ये जो P डैश P है ये आपका कितना हो जाएगा, तो ZK कैप हो जाएगा, ठीक है। अब एक ट्रायंगल दिख रहा होगा OP डैश P, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OP डैश P, ठीक है। OP डैश P ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आप ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टरेशन लगा सकते हो। तो यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। बोलो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं OP वेक्टर इज इक्वल टू OP डैश वेक्टर प्लस P डैश P वेक्टर। OP डैश हम लोग कितना निकाले हुए हैं, तो ये हो जाएगा XI कैप प्लस YJ कैप प्लस PP डैश कितना निकाले हैं, तो ये हो जाएगा ZK कैप। तो दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ OP वेक्टर अलोंग दी 3 डायमेंशनल, या फिर ये कह सकते हैं कि हमने किसी वेक्टर को का तीनों डायमेंशन में कंपोनेंट लिख लिया,
क्या क्या? तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट हो जाएगा एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा वाई जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा जेड के कैप। ठीक है, उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर जब हम ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एकदम जस्ट लाइक आपका 2 डायमेंशन की तरह। जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप था तो हो गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। उसी तरह अगर 3 डायमेंशनल है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हो गया? आपको बता दें, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको 90 डिग्री बन रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है आपका जेड। तो यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो OP इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो आया ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में? तो OP' में, क्योंकि यहाँ पे P' के पास 90 डिग्री बन रहा है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यही है आपका क्या कहानी। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ जो आपका OP' है, मतलब ये आपका नॉन कोप्लानर वेक्टर हो गया। तो इसको आप जो है एक्स वाई जेड के टर्म में क्या किए? एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट आपने देखा कि अगर इस तरह का सिचुएशन है, ये OP वेक्टर है, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे 4 वेक्टर है, और ये चारों वेक्टर आपका किसी एक प्लेन में नहीं है। इसका मतलब दीज 4 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लानर। ठीक है, तो यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप्ड होता है कि अगर 4 वेक्टर नॉन कोप्लानर है तब भी आप उनमें से किसी एक वेक्टर को बाकी रिमेनिंग जो 3 वेक्टर है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ शो कर रहा है। OP वेक्टर को देखो क्या किए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। अगर हम ये लिख रहे हैं इसका मतलब हम आई जे के को, जो कि एक 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर है, इसको अगर हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये LC हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो आई जे के का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है किसको दिखा रहा है? OP वेक्टर को दिखा रहा है। इसका मतलब 4 वेक्टर अगर आपका नॉन कोप्लानर है तो वी कैन राइट एनी वन ऑफ द वेक्टर एज द LC ऑफ द रिमेनिंग 3 वेक्टर्स। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए ही लागू होगा, इन जनरल वे में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं जनरली, यहाँ लिख सकते हैं इन जनरल वे वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। जनरल वे में भी इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब दैट इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक है, ये मान लो 4 को वेक्टर है, आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, देन अगर ये नॉन कोप्लानर्स है तो तीनों में से कोई भी एक, तो हम यहाँ क्या करते हैं? डी वेक्टर को लिख रहे हैं। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड हियर वी कैन एक्सप्रेस द वेक्टर डी इन टर्म्स ऑफ LC ऑफ द वेक्टर ABC, व्हेयर एक्स वाई जेड आर स्केलर। यहाँ लिख सकते हैं व्हेयर एक्स वाई जेड आर स्केलर्स। So this is the generalized way, this is the generalized case. ठीक है, when 4 vectors are given and these 4 vectors are non-coplanar, then you can write any one of the vector as the LC of the remaining 3 vectors. ठीक है, ये जनरलाइज्ड फंडा है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का भ्रम नहीं पालना है कि सिर्फ ये IJ के ही टर्म में होगा, ये किसी भी 4 वेक्टर के टर्म में होगा जब वो चारों वेक्टर आपका नॉन कोप्लानर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। तो इस लेक्चर को मैं यही क्लोज करता हूँ, और अगले लेक्चर में मैं कंप्लीटली आपको प्रॉब्लम डिस्कशन कराऊंगा, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड होगा किस पे? तो कोलिनिटी पे, नॉन कोलिनिटी पे, कोप्लानिटी पे और नॉन कोप्लानिटी पे। ये 4 पॉइंट है जिस पर अगला लेक्चर बेस्ड है, इसलिए अगले लेक्चर को तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, यही कहकर इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक लिए आप स्टडी करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।